नमस्कार साथियों, आज आपके साथ संवाद कार्यक्रम में मैं शिरकत कर रही हूँ, उसमें शामिल हुई हूँ तो मुझे बेहद खुशी है क्योंकि कोरोना के त्रासदी के बाद ये पहला अवसर है जब मैं लाइव आपके साथ संवाद में शामिल हो रही हूँ। आप सबको पता है कि लॉकडाउन 2 के फेज़ में मॉडिफाइड लॉकडाउन कल से शुरू होने वाला है और इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालना में राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने भी 15 पॉइंट्स को लेकर के एक सर्कुलर रिलीज़ किया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है और वो छूट जिन क्षेत्रों से संबंधित है सिर्फ उसी क्षेत्रों में छूट रहेगी और हम जैसे लोग जो घरों में जिनको रहना है, इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना है, अपने दायरे तक सीमित रहना है, अनुशासन का अनुपालन करना है, उन लोगों के लिए इसमें कोई छूट नहीं है। हाँ, कोई आवश्यक काम हो, अति आवश्यक कि हम जा सकते हैं और उसके लिए पुलिस ने भी पासेस की सुविधा उपलब्ध की है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ये सोचें कि मेन रोड्स पर ही हमें नहीं जाना, कॉलोनी में विचरण करना। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। अभी तक पूरा विश्व इससे संघर्ष कर रहा, ना कोई रोड है, ना में अपने आप को सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही ऐसा माध्यम है जिसे पूरे वैश्विक तौर पर 97% एंडोर्समेंट मिला है, वो है लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन की अनुपालना हमने बहुत अच्छे से 21 दिवसीय की और उसके बाद जब सेकेंड फेज शुरू हुआ तब भी पालन करते रहे हैं। अब जो लॉकडाउन के सेकेंड के फेज़ में जो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज, नगर पालिकाओं के बाहर, वहाँ पर इस लॉकडाउन के तहत कुछ इंडस्ट्रीज़ को छूट होगी जो कि अपने लेबर को वहीं पर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का उस अनुपालन करें ताकि जो हमारी सप्लाई चेन है उसकी जो निरंतरता है वो कायम हो सके। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि आपको पता है कि फसल पक चुकी है, हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है और सरकार ने उसके लिए तैयारी भी की है। 500 मंडियों में 1500 जो कर्मचारी हैं उनके लिए स्वीकृति दी है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की अनुपालना के तहत और सभी जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो उसमें तत्परता से उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो ये जो संवाद का कार्यक्रम है उसका सिर्फ यही कारण है कि बहुत समय से मेरे फेसबुक पर मेरे साथी मुझसे कहते रहे कि मुझे संवाद करना चाहिए, लाइव आना चाहिए। और पहले की स्थितियों में आज की स्थितियों में हर व्यक्ति के, हर नागरिक के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया, नॉर्म्स जो है सोशल वो बदल भी गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब संवाद का सबसे माकूल जो तरीका होगा वो यही होगा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जब तक कि ये कोरोना की जंग चल रही है और इस पर हम पार नहीं पा लेते तो इसको एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके सकारात्मक समानांतर सोच वाले अपने साथियों के साथ संवाद करें ताकि ये ज्ञानवर्धन और साथ ही साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है उसका संचार आपस में हो सके। तो इसी मद्देनज़र मैंने ये कवायद शुरू की और मुझे बेहद खुशी है कि जब ये बात मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची तो आप लोगों के माध्यम से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक पे कमेंट्स के माध्यम से, कि आप भी चाहते हैं कि मैं लाइव पर आऊँ और आपसे संवाद करूँ, आपसे बातचीत करूँ। साथियों, इस कोरोना वायरस की जंग में बहुत सारी विपदाएं हम पर आई हैं। यूँ कह सकते हैं कि इस सेंचुरी की सबसे बड़ी ये त्रासदी है और त्रासदी भी एपिक की है। और ऐसे में जब हम इस त्रासदी से चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और ये चैलेंज ऐसा है कि जिसके बारे में यूँ कहा जाता है कि अनडेड एलिमेंट, लेकिन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और इसको लेकर के जो विकासशील देश है उनकी स्थितियां तो है ही खराब, लेकिन विकसित कहे जाने वाले देश जिन्होंने बायोमेडिसिन का इजाद किया था उन तक देशों को ये नहीं मालूम कि इससे कैसे पार पाना है। और वुहान से शुरू हुआ ये वायरस का संक्रमण आज 200 से ज़्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है और पैर पसारने के साथ साथ इसने जीवन को ठप करने के साथ, जीवन की गतिविधियों को ठप करने के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। आम नागरिक की जो साइकी है उस पर बहुत बड़ा एक असर पड़ा है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर इसमें आई है, वो है एनवायरनमेंट को लेकर के, क्योंकि जनजीवन जो है वो ठप हुआ है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उस पर विराम लगा है, ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियां बंद हुई हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था वो बहुत कम हुआ है। साथ ही साथ एफ्लुएंट जो इंडस्ट्रीज से आ रहा था अपने नदियों में, नालों में, वो सब बंद हुआ है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि कुछ कुछ एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट की स्थिति आई है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम इस जंग को लड़ रहे हैं
उस समय जब ये परिवर्तन हमें पर्यावरण में देखने को मिल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिलजुल करके और इस लड़ाई को जब लड़ेंगे, तो जब इसे पार पा लेंगे, तो हम लोग मिल करके इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि हम पर्यावरण की जिम्मेदारी को निभाएं। देखिए, जब मेरे पास कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं और जब मैं उन प्रश्नों को देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका उत्तर देना भी लाजमी है, क्योंकि जब ये संवाद कार्यक्रम है तो सबसे पहला जो प्रश्न मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप खुद कोरोना ना लेते हैं। देखिए, हम सभी कोरोना फाइटर्स हैं। इसलिए फाइटर्स हैं कि जब लॉकडाउन की घोषणा होती है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लॉकडाउन की अनुपालना करें। और क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैंने चुनाव भी लड़े हैं 4, और पिछला चुनाव तो मैं यूँ कहिए कि किस्मत से हारी, सिर्फ जनता ने मुझे भरपूर समर्थन और प्रेम दिया। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता जो सरकार से उम्मीद रखती है कि सरकार उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाएगी, तो उस सरकार का एक प्रतिनिधि या हिस्सा होने के नाते मैं समझती हूँ कि मुझे उस गरीब तबके का साथ देना है जिसको दोनों समय के भोजन की आवश्यकता है। लॉकडाउन के कारण उसका रोजगार छिन गया है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए मेरे सभी साथी जो विधानसभा क्षेत्र के, वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन एक प्राथमिकता है, क्योंकि ये जो महामारी है इसमें इम्यूनिटी लेवल लोगों का कम हो जाता है, और इसमें सैनिटाइजेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वायरस को यदि ख़त्म करना है तो साफ़ सफाई को सुनिश्चित करना होगा। तो उसको भी हम सुनिश्चित करवाते हैं। सरकार इस चीज़ को बखूबी मान रही है कि अगर हम सैनिटाइजेशन को अगर सही तरीके से पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे तो इस जंग में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अचीवमेंट का, उसको हम लेने में, उसको अचीव करने में हम कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए, अगर हम लोग जो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं अपने लोगों से संवाद करते रहें, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, तो हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को ये घर में रहकर भी दिखते रहना चाहिए कि हम जनता के प्रति चिंतित हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए तत्पर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सवेरे यदि कोई समस्या मेरे सामने आती है तो मैं प्रशासन के समक्ष उस समस्या को रखती हूँ, सरकार के समक्ष उस समस्या को रखती हूँ, तो उसका निदान होने में घंटा 2 घंटा ही लगता है। और मुझे इस चीज़ की खुशी इसलिए भी है क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को समझती है कि जनता की समस्याओं के निदान की इस समय बेहद आवश्यकता है। एक हमारे साथी हैं राहुल, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भीलवाड़ा मॉडल सफल हुआ है तो जयपुर के रामगंज में सफलता क्यों नहीं मिली। देखो साथियों, जब भीलवाड़ा में ये संक्रमण आया था तो उसका एक कारण था कि वहाँ पर ट्रेस हो गया था किस कारण से संक्रमण आया है। वहाँ एक डॉक्टर थे जो निजी चिकित्सालय में पेशेंट्स देखते थे, वो संक्रमित थे और उनके संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित हुए, उनके स्टाफ के साथ साथ जो बीमार लोग उनसे मिलने आए। और जब ये बात सरकार के संज्ञान में आई तो सरकार ने त्वरित प्रभाव से सुपर कर्फ्यू वहाँ लागू किया और एक घनी आबादी क्षेत्र को कर्फ्यू लागू करके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे या यूँ कह सकते हैं मूलभूत चीज़ें उनकी ज़रूरी थी उसे डोर स्टेप पर उपलब्ध करवाया गया। और जो हमारे मेडिकल क्षेत्र के साथी हैं, एनएम से लेकर के डॉक्टर्स तक, वो घर घर गए, सब लोगों का टेस्ट किया गया, जिसकी ज़रूरत थी उसे क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेट किया गया, जो मरीज थे उन्हें हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया। और जो एक ट्रेस करनी होती है हिस्ट्री की, कौन कितना कांटेक्ट में है, उस चीज़ को बहुत जिम्मेदारी के साथ किया गया। और उसका परिणाम ये निकला कि वो कंटेनमेंट मॉडल वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध हुआ, उसका इंडोर्समेंट भी हुआ। और हमें खुशी है कि राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ पर यूँ कह सकते हैं सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में जिले में इस तरह का कंटेनमेंट होता है। तो ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की इच्छा शक्ति और उनके अथक प्रयास का ही परिणाम है। आपका प्रश्न के साथ आपने पूछा कि रामगंज में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। देखिए, रामगंज में ओमान एयरवेज से जो ट्रैवलर्स आते थे, आपको ध्यान होगा कि जब वुहान में ये संक्रमण आया तो उस समय हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी विंडो थी कि हम एक्सपीरियंस से सीख लेते। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ स्पेंडर कर गए उस टाइम को हम, और इसका परिणाम ये निकला कि मिडिल ईस्ट से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक नहीं हुई। और वहाँ से जो पैसेंजर्स आए उनमें से एक पैसेंजर यहाँ आए ओमान एयरवेज से, अपने परिजनों से मिले, अपने मित्रों से मिले, और वो संक्रमण फैलता गया। अब जब संक्रमण फैल जाता है और उसकी हिस्ट्री पूरी तरह से लोकेट नहीं हो पाती तो उसके नियंत्रण में समय लगता है। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि संक्रमण ज़रूर बढ़ा है, लेकिन कुछ दिनों से, यानी 2-3 दिनों से, अभी कोई ऐसे नए पेशेंट्स नहीं आ रहे जो बहुत सीवियर पेशेंट्स हो।
और जो हमारा आईसीयू एसएमएस हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सालय है राजधानी में राजस्थान का, उस चिकित्सालय में मात्र 3 लोग हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पर हैं। अन्यथा अन्य जो लोग हैं वो ऐसी स्थिति में है कि वो जल्दी 14 दिवसीय अपना जो संक्रमण का एक पीरियड होता है जिसमें कि आप संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। पूरा इंक्यूबेशन के बाद वो जो वायरस है वो आपके शरीर में जिस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन करता है उस सबसे आप निजात पा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से पेशेंट्स आए हैं और मौतों का सिलसिला भी यदि देखें तो राजस्थान में बहुत कम है। इसका सीधा मतलब ये कि चिकित्सीय सुविधाएं जनता को सुलभ है, उनकी रखरखाव, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार और मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत तत्परता के साथ काम कर रहा है। अभी हमारे साथियों के प्रश्नों का सिलसिला जारी है और मुझे लगता है कि 4-5 प्रश्न एक साथ आ रहे हैं। तो अब मैं एक प्रश्न हमारे साथी पूछ रहे हैं कि सरकार एनसीसी और होमगार्ड की सेवाएं कब लेगी। साथियों, जैसा आपको विदित है कि जो हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं वहाँ पर बॉर्डर होमगार्ड्स की सेवाएं सरकार ले रही है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियां नियंत्रण में, इसलिए आवश्यक होने पर ही एनसीसी और होमगार्ड्स की सेवाएं भी सरकार लेगी। आपको सबको पता है कि एक ऐसा कंटेनमेंट है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की दरकार है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स को भी डिप्लॉय नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा की भी हमें चिंता करनी है। और हमारे साथ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जब ये संक्रमण आया तो उससे पहले हम वेंटिलेटर्स को, पीपीई को और जो N95 मास्क है उसको चाइना को हम सप्लाई करते रहे थे, उस पर हमने प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो इन चीज़ों की कमी भी रही, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया और राजस्थान में तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की कमी है। लेकिन फोर्स डिप्लॉयमेंट के बारे में निर्णय तार्किक रूप से लिया जाता है, क्योंकि इस महामारी में जनसंख्या या यूँ कह सकते हैं ज़्यादा लोगों को दिखाने की जगह कम लोगों में, सीमित लोगों में, सक्षम लोगों में इस चीज़ के नियंत्रण की कवायद की जानी चाहिए और उसको सरकार सुनिश्चित कर रही है। एक लुधियाना से मेरे साथी हैं पवन जी, वो पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी आपकी क्षमताओं को पूरा उपयोग क्यों नहीं ले रही। देखिए पवन जी, आप मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, मैं जानती हूँ, और समय समय पर मैं फेसबुक पर आपके सारे कमेंट भी पढ़ती हूँ और आपकी चिंता मेरी बेटी को लेकर भी थी, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी पार्टी ने मेरी क्षमताओं का सदुपयोग हमेशा किया है। मैंने पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और पार्टी ने मेरी प्रतिभा को आकलन करके मुझे प्रवक्ता बनाया। प्रवक्ता के बाद मीडिया चेयरपर्सन का पद मुझे लड़ा। दुर्भाग्य रहा कि मैं बड़ा चुनाव दूसरी बार भी हार गई, लेकिन जिस तरह मैं चुनाव हारी उसका भी पार्टी ने उसको भी हाथों हाथ लिया और इस चीज़ को माना कि मैं चुनाव जीत करके हारी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी मेरी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर रही है। जहाँ आवश्यकता होती है पार्टी मुझे जो भी आदेश देती है मैं उसके निर्वहन के लिए तत्पर रहती हूँ। और आपने देखा होगा कि जितनी भी बातें हैं उनको लेकर के पार्टी का फीडबैक भी मेरे द्वारा पार्टी के फेस के रूप में जनता के बीच में जाता भी है। तो मेरा सौभाग्य कि अवसर देके मंच उपलब्ध कराया और मेरी पहचान को बनाने में पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे एक साथी हैं देवेश, वो पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप है। साथियों, जब ये क्राइसिस आया था, और आप जानते हैं जब कोई क्राइसिस आता है किसी भी देश पर तो सबसे पहले उसके नैतिक और चारित्रिक बल की परीक्षा होती है। और मैं तो ये मानती हूँ कि समग्र रूप से हमारे देश ने सॉलिडारिटी का परिचय दिया है। जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन की घोषणा की उससे पहले ही राजस्थान राज्य ने लॉकडाउन की माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में घोषणा कर दी थी। उसके बाद कुछ और राज्यों ने भी की, और जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की उसके बाद से लेकर आज तक जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस है, हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो गाइडलाइंस है, आईसीएमआर के गाइडलाइंस है, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस है, उनका अनुपालन राज्य सरकारें कर रही हैं। कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा जो ऐसा प्रतीत हो कि तुष्टीकरण की ओर इंगित करता हो। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, न मेरी प्रवृत्ति में शामिल है, परंतु मुझे बेहद दुख है कि राजधानी के कुछ नेता जो विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, विशेषकर वो न जाने क्यों निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर के एक ऐसी जंग में जो कवायद की जा रही है उसे तुष्टीकरण का नाम देना चाहते हैं। आज खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस धर्म और मजहब को देखकर किसी को संक्रमित नहीं करता। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर तुष्टीकरण की बातों पर विराम लगाना चाहिए। किसी नेता ने कहा कि इतने रुपए की थाली दी जा रही है, कोई नेता कह रहा है राशन वितरण में भेदभाव हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि उनका योगदान कितना है। मुख्यमंत्री के कोविड फंड में उन्होंने कितना पैसा दिया,
क्या उन्होंने अपने हमारे विधायकों की तरह 1-1 करोड़ की राशि दे करके अपनी क्षेत्रीय जनता के सहयोग के लिए कोई काम किया? वैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं चुनाव हारी हूँ मालवीय नगर से, लेकिन मैंने सबसे बड़ी प्राथमिकता ये समझी कि मैं मेरे साथियों के योगदान से कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री कोविड फंड में दूं, और हमने 5 लाख की राशि उसमें जमा करवाई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस प्रकार की आपदा आई है और जैसी अर्थव्यवस्था देश की है, जिस प्रकार से राज्य को उसके हिस्से का पैसा केंद्र से नहीं मिला, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली। तो हम सब का दायित्व है कि हम कंट्रीब्यूट करें, बिना बात का वितंडावाद ना करें, भ्रमित करने की राजनीति नहीं करें। और मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, किसी भी पार्टी एफिलिएशन से आपका ताल्लुक हो, आप ऐसी बातों को, भ्रामक बातों को फैलाकर जनता में विचलन पैदा करने की जगह उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की। एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि बहुत से साथी जो है वो यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर के प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन साथियों यूथ कांग्रेस से सीधा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, मुझे लगता है उसको फॉलो किया गया होगा और उसी के तहत इसके परिणाम भी आए हैं। चूँकि आप हमारी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं तो लाजमी है कि आपके मन में प्रश्न उठे कि पहले किसी और की घोषणा हुई, दोबारा ऐसा क्या हुआ। लेकिन चूंकि अब ये क्राइसिस का दौर है और अभी पार्टी के अंदर इस बारे में कोई ऐसी विवेचना चर्चा नहीं हुई, तो भविष्य में यदि मुझे कोई जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आपकी इस जिज्ञासा के समाधान में मैं सहयोग देने का प्रयास करूंगी। साथियों, जब हम किसी के साथ संवाद करते हैं लाइव, तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो संवाद हो रहा है उसमें प्रतिभागिता कितनी ज़्यादा है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब ये संवाद कार्यक्रम चल रहा है तो अनगिनत प्रश्न आ रहे हैं। कई बार मैं जब देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कौन से प्रश्न को मुझे पिक करना है, और जो मुझे दिखाई दे जाता है उस प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन मेरे साथी हैं, वो चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी लाइव में आती रहूँ। तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसका उत्तर पहले आपको दे दूँ। आप इतना व्यस्त रहकर भी क्या घर को समय दे पाती हैं? देखिए, घर से बड़ी कोई जिम्मेदारी किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने घर को समय नहीं दे सकता तो वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। ये बात सही है कि एक महिला जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के में जाती है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो या किसी और क्षेत्र में, तो उसके ऊपर ड्यूअल बर्डन की स्थिति आती है। बच्चों की परवरिश के साथ घर की जिम्मेदारी, परिवार हमारे संयुक्त होते हैं तो परिजनों को भी ये आकांक्षा रहती है कि जो महिला है या जो बहू है, माँ है, बेटी है, वो हमारे प्रति कुछ उत्तरदायित्व निभाए। तो ये आती हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों के समय में कभी कोई कटौती नहीं की और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने समय का डिवीज़न करूँ। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग पिछले चुनाव में बहुत कम सीटों पर जीते थे और उस समय हमारी जिम्मेदारी थी कि पार्टी को किसी तरह से और ऊंचे उलाना है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, भूमिका। परिवार के समय में कमी मैंने महसूस की थी, लेकिन मुझे खुशी है कि उस कमी के बावजूद मेरे क्षेत्र में एक्सेल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वही दौर डॉक्टर बनी और आज मुझे बेहद खुशी है कि कोविड पेशेंट्स को एसएमएस हॉस्पिटल में देख रही है, संभाल रही है। तो ये बहुत बड़ी मैं समझती हूँ, मेरी उपलब्धि मैं इसको मानती हूँ और हर माँ के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। देखिए, एक प्रश्न आ रहा है कि राशन की पूर्ति पूरी तरह नहीं हो रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राशन उपलब्ध करवाने में सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही। लेकिन होता क्या है कि जब क्राइसिस आता है और उसमें अनसर्टेनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोगों को पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, कब सप्लाई चेन्स रेगुलर होंगी, कब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कब पूरी एक कंटिन्यूटी आएगी। तो उस दौर में जनता के अंदर एप्रीहेंशंस होते हैं और हर आदमी सोचता है कि मुझे जो राशन मिला, बात भी सही है, 5 दिन 10 दिन का राशन मिलता है तो उसे अगले 15वें दिन की चिंता हो जाती है। तो ये कमी महसूस होती है, अखड़ती है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि राज्य सरकार कम्युनिटी किचन्स को ऑर्गेनाइज कर रही है और उसके तहत कोई भी राजस्थान में भूखा नहीं सो रहा। जहां जानकारी मिलती है वहां प्रशासन को सावचेत किया जाता है, सतर्क किया जाता है और वहां पर हमारे प्रशासन के साथी पहुंचकर राशन उपलब्ध करवाते हैं। साथियों, कुछ प्रश्न और भी आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक प्रश्न और आ रहा है जो मेरे विधानसभा से ताल्लुक रखता है। अभी जब ICMR के गाइडलाइंस आए, WHO की गाइडलाइंस को हम फॉलो कर ही रहे हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड सभी हॉस्पिटल्स को कोविड के लिए अधिकृत किया जाए
और आवश्यकता पड़े तो जितने भी प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन सब का अधिग्रहण किया जाए। जब जयपुरी हॉस्पिटल के अधिग्रहण की बात आई तो मुझे भी मेरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति का ध्यान रखना था, और मुझे खुद को भी लगा कि जयपुरी हॉस्पिटल यदि किसी तरीके से कोविड के लिए नहीं अधिकृत हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए पत्र भी लिखा। लेकिन चूंकि केंद्र के गाइडलाइंस थे और इसका अधिग्रहण कोविड के लिए हो गया, तो उसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि जयपुरिया हॉस्पिटल में आज स्थितियां बिल्कुल काबू में है। हमने आज ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनसे बात करके N95 मास्क, PPE की सुलभता, डॉक्टर्स के लिए रहने की, क्योंकि उनको स्टे बैक करना पड़ता है डॉक्टर्स को जो कोविड को अटेंड करते हैं, तो उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए मैंने बात की, उन्होंने इस पर सहमति जाहिर की है। लेकिन इस दौरान मेरे प्रतिद्वंदी जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने कुछ भ्रम फैलाने का प्रयास किया, और उन्होंने जिस तरह का वातावरण उत्पन्न किया उससे जनता भयाक्रांत हुई है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त कर रही हूँ कि किसी प्रकार का कोई एप्रीहेंशन मत रखिए। डॉक्टर्स 1 मीटर की दूरी पर इलाज करते हैं, उन्हें कोई संक्रमण नहीं होता। अपनी एहतियात बरतते हुए और संक्रमण से हम मुक्त रह सकते हैं। जयपुरिया हॉस्पिटल के चारों तरफ जो कॉलोनीज है उसमें हमने बैरिकेडिंग करवा दी है, उसके सैनिटाइजेशन को हम 2-3 दिन में सुनिश्चित करते हैं। क्षेत्र की जनता की चिंता हमें उनकी सुरक्षा की, लेकिन मेरा उन लोगों से आग्रह है जो ऐसे राजनेताओं के भ्रम में फंस जाते हैं, जो इस तरह के भ्रामक बातें फैलाते हैं कि चला करके इस हॉस्पिटल को अधिकृत किया गया है। ये राजकीय अस्पताल है, सुविधा संपन्न अस्पताल है, इसमें वेंटिलेटर्स भी है, इसमें ICU भी है। इसलिए इस समय प्राथमिकता पूरे वैश्विक तौर पर यह कि कोविड पेशेंट्स को जिंदा रखा जाए। तो मुझे लगता है इसी भावना के साथ केंद्र सरकार के निर्देशों पर इसका अधिग्रहण हुआ है, और क्षेत्र की जनता को चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग मिलजुल करके आप सबकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह हैं। एक प्रश्न आ रहा है कि नर्सेस की भर्ती पूरी करने के लिए आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए। साथियों, मेरा ताल्लुक राजनीति से है, तो मेरा ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि मैं हर संवेदनशील बात को मुखरता के साथ रखती हूँ। हम विपक्ष में थे तो हमारे विद्यार्थी मित्रों, कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के या फिर अन्य पैरा टीचर्स की जो बात थी उसको हमने हर मंच पे उठाया, और हमारी सरकार ने इसके लिए एक पॉलिसी भी बनाई थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बीच में अटक गई। उसके पश्चात जब हम राज में आए तो हम इस चीज़ को सुनिश्चित करें, विद्यार्थी मित्रों का कैडर बन ही चुका है, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैडर की घोषणा इस बजट में हुई है। तो आप मान करके चलिए कि नर्सिंग भर्ती की भी प्रक्रिया को सरकार पूरा करेगी। कोविड क्राइसिस ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है पूरे वैश्विक तौर पर कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। विकसित देशों में बायोमेडिसिन पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब कंसोलिडेट नहीं होता तो बायोमेडिसिन GDP का 1.5% जो केंद्र सरकार लगाती है उससे अधिक लगाने की आवश्यकता है, और आप जैसे साथी जो नर्सिंग कोर्स कर चुके हैं उनकी बहुतायत में ज़रूरत है। तो इस प्रक्रिया को सरकार समय जब अनुकूल होगा तो इसे सुनिश्चित करने का काम करेगी। साथियों, पर्यावरण को लेकर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, और इस कोविड के समय मैंने कहा ना कि एक सिल्वर लाइनिंग यदि एकमात्र देखने को मिली है तो वो ये है कि हमारी गंगा अविरल होने के कगार पर है। जब करोड़ों रुपए खर्च करके हम उसके शुद्धिकरण को सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, वो आज गंगा अविरल रूप से बहती कुछ स्तर तक दिखाई दे रही है, और उसमें माइक्रोब्स कम हुए इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। यमुना का पानी भी काले से नीला हुआ है, और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण था उसकी स्थिति नियंत्रण में आ गई है। हालांकि एक घटनाक्रम बीच में हुआ था जिसमें कि दीपक जलाने के साथ ही कुछ लोगों ने पटाखे चला के वायु प्रदूषण को बढ़ाने का काम किया था। तो अति उत्साह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयम की आवश्यकता है, और इस चीज़ को इस त्रासदी समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति पर जब ज़्यादा भार पड़ता है तो प्रकृति बैलेंस करने का प्रयास करती है। और सकारात्मकता के साथ ये सोचिए कि कोविड क्राइसिस ने हमें एक अवसर दे दिया कि हम अपने पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाएं, उसके प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करें, उसके संरक्षण में सहयोग दें। और यदि हम ये कर पाए तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी सीख विश्व के लिए होगी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे, नॉर्म्स में, वैल्यूज़ में अंतर आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम भयभीत हैं कि हम संक्रमित हों। हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि आज हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक जो इस धरती के दोहन, रिसोर्सेज के दोहन के लिए उत्तरदायी है, वो उसको संयमित रूप से उसका दोहन करे। अब चूंकि हमारा संवाद का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी साथियों अंत में कि हम लोगों का ये एक ऐसा दौर है जिसमें एक ट्रांजिशन फेज आएगा जब हम इस संक्रमण से बाहर आएंगे। लेकिन संक्रमण काल के दौरान
जब हम लोग इस चीज़ से भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, तो हम लोगों को एकजुटता दिखानी है। और क्राइसिस या संकट काल एक ऐसा दौर होता है जब हमारा नैतिक चरित्र, हमारी संवेदनशीलता, हमारी सद्भावना, हमारी एक दूसरे के प्रति आस्था, आदर की जो भावना होती है उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो हम नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से सुदृढ़ प्रस्तुत होंगे तो हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस फेसबुक से जुड़े मेरे साथी, सभी साथी संवेदनशील हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, समानांतर सोच रखते हैं। हमारा ये 2 लाख, 2.25 लाख का जो एक ग्रुप बन गया है, हम सब लोग मिलकर अलग जगहें, लोगों में देशभक्ति की भावना अभिव्यक्त हो। देशभक्ति का सीधा तात्पर्य एक दूसरे के प्रति आदर भाव, किसी के प्रति भेदभाव ना हो, और जिस प्रकार से हम एक दूसरे के सहयोग कर सके उसमें आगे बढ़ चढ़ के रहे। नेशनलिज्म और जिंगोइज्म में अंतर समझने की आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के इस चीज़ को समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।